और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे हंगर की भ्रामक रिपोर्ट को लेकर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है, इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी। हंगर रिपोर्ट, गलत आंकड़े, भ्रामक रिपोर्ट अपने आप में ये दिखाता है कि किस प्रकार से गलत आंकड़ों के माध्यम से भारत की छवि खराब करने को लेकर एक भ्रामक रिपोर्ट दी गई है। इस पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर रमेश चंद्र जी हैं, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सर, सवाल यही कि आखिर देश हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो दुनिया की खाद्य जरूरतों को पूरा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और अभी से नहीं लंबे समय से हम देख रहे हैं इस बात को। ऐसे में भारत को लेकर इस प्रकार की रिपोर्ट आना, यह तो अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई पड़ता है। अब मैं थोड़ा इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 2006 में रिपोर्ट शुरू हुई थी, तो इसने 2008 में ये बताया कि इंडिया में 35% लोग हंगर का शिकार हैं। इस वर्ष इसने बताया है कि 28% लोग इंडिया में हंगर का शिकार हैं। तो ये पहले से ही इस रिपोर्ट का ये रहा है कि भारत को एक भूख में रहने वाले लोगों का देश, जहां बच्चे सेहतमंद नहीं होते, बच्चे पैदा होने के बाद बहुत से उनकी डेथ हो जाती है, तो एक इस तरह की छवि इन्होंने बताई। तो पहले इस रिपोर्ट को ये जर्मन प्राइवेट एजेंसी और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट छापते थे। वर्ष 2010 में मैंने इफ्री को पत्र लिखे कि ये रिपोर्ट आपने जिसके साथ आपका नाम है, ये इसकी कमजोरियां हैं, ये गलत रिपोर्ट है। तो हमारी बात मानते हुए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट से अपना नाम हटा लिया। तो ये अपने आप में ही जो है इस रिपोर्ट का जो रिलायबिलिटी है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। जी सर, एक दूसरा ये है कि जी आप अपनी बात रखें पूरी। जी इस रिपोर्ट में 4 तरह के इंडिकेटर लेकर फिर उनकी एक एवरेज निकाली गई। उसमें एक इंडिकेटर है कि अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन कितनी है, बाकी 3 इंडिकेटर बच्चों से रिलेटेड है। यानी कि इस रिपोर्ट में बच्चों की हेल्थ को 80% वेट दिया गया है, और बाकी जो इतनी पॉपुलेशन है उसकी जो है वेटेज है केवल उसको 20% कहा गया। तो पहली बात, इसको टाइटल हंगर इंडेक्स कहना बिल्कुल उचित नहीं है। जब आप इसमें चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टेज और चाइल्ड मोर्टेलिटी ला रहे हो, बच्चों की मोर्टेलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, डिलीवरी हॉस्पिटल में ना होना, इन कारणों के वजह से ज्यादातर होती है। उसका हंगर से बहुत कमजोर रिश्ता है। तो ये इसका एक दूसरा बहुत बड़ा एक लिमिटेशन रहा है। जी। तीसरा है कि ऐसा लिटरेचर में लोगों ने आर्टिकल लिखे कि जो आप ये इंडिकेटर लेते हो कि बौने बच्चे हैं या बच्चों का वेट कम है, ये इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है। एक बहुत से जो देश हैं जैसे नीदरलैंड है, वहाँ लोगों की आप हाइट देखिए, एशिया में लोगों की हाइट देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। तो लिटरेचर में ये भी कहा गया कि वियतनाम, इंडिया, नेपाल, यहाँ के लोगों की जो हाइट है उसके इनहेरिटेंस फैक्टर जो हैं वो अलग हैं, और यूरोप के देशों के और देशों के इनहेरिटेंस फैक्टर अलग हैं। तो इसलिए ये कहना कि किसी बच्चे की हाइट इतनी नहीं हुई इसलिए वो कुपोषण का शिकार है, उस पे भी बहुत जो है सवाल उठाए। जी। तीसरा, आप इस रिपोर्ट को देखिए कि एक और ये रिपोर्ट ये बताता है, लिखा है इसमें, ये मेरे पास इसके पेज हैं पकड़े हुए, कि वर्ष 2000 में इंडिया में चाइल्ड मोर्टेलिटी 9.2% थी, और 2008 में 6.5% हुई, 15 में 4.4% हुई, 2021 में 3.1% हुई। यानी कि पिछले 20 साल में चाइल्ड मोर्टेलिटी 1/3 हो गई। जब इतनी बड़ी उपलब्धि हो रही है, और यूएन का आंकड़ा जो 2023 का आया है वो तो ये कह रहा है कि वो 2.6% हो गई है। जब इतनी बड़ी एक अचीवमेंट आ रही है तो आप हंगर इंडेक्स से क्या बता रहे हो कि हंगर आपका बढ़ता जा रहा है। दूसरा, मैं इसमें विरोधाभास बताता हूं कि पाकिस्तान, जिसको उन्होंने हमारे से बेहतर बताया हंगर के इंडेक्स में, उनका जो चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडेक्स है हमारे से 2 गुना है।
जी तो ये इतने ज्यादा इस रिपोर्ट में सर आप जो contradiction है। विरोधाभास बता रहे हैं तो उस विरोधाभास की तस्वीरों की बात करें, क्योंकि आप जब हंगर इंडेक्स इसको नाम दिया गया है तो जो तस्वीरें हैं कुछ महीनों पहले अभी हमने देखा कैसे पाकिस्तान में अनाज को लेकर, आटे को लेकर मारामारी होती दिखाई पड़ रही थी। हालांकि मानवता के लिहाज से ये बड़ा गलत स्थिति है। श्रीलंका में कैसे हालात थे ये हमने देखा, या तमाम मुल्कों के लिहाज से बात की जाए, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कोविड के समय चलाया। ये तमाम चीजें और दुनिया का सबसे बड़े पोषण कार्यक्रम के तौर पर भी हमारे बच्चों को बेहतरीन से खाना मिल सके, ये तस्वीरें दुनिया भर में जाती हैं, वैश्विक संस्थाएं इसकी तारीफ करती हैं। तो क्या ये अपने आप में एक पूर्व सुनियोजित तरीके से भारत की छवि खराब करने की कोशिश दिखाई पड़ती है इसके पीछे? अब इस तरह की रिपोर्ट जो है वो टाइम टाइम पे आती रहती हैं। हमें अब कई जैसे हम अपोजिशन वालों को देखते हैं वो ये भूल जाते हैं कि उनके समय में जो हंगर इस रिपोर्ट ने बताई, जो आज हंगर है उससे 20, 30, 25% ज्यादा बताई थी। तो क्या उनको ये एक्सेप्टेबल है कि उस समय जो हंगर है, जो अब हंगर है, इससे वो 30% ज्यादा थी? जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं इनकी रिपोर्ट्स को हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और बहुत से देश तो इसको देखते भी नहीं हैं यहाँ, क्योंकि पॉलिटिकली क्रिटिसिज्म के लिए ये सूट करती है, तो किसी एक टाइम पे हम इसको पिकअप कर लेते हैं। हमारी एजेंसियां हैं, यूनाइटेड नेशन की एजेंसियां हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है और तमाम WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमें उनके आंकड़ों को लेकर डिस्कशन करनी चाहिए। हमारी अपनी एजेंसियां हैं, हर 5 साल पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, तो उसमें आप देखिए कि स्टंटिंग में क्या इम्प्रूवमेंट आई है, चाइल्ड मोर्टेलिटी में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। उनको हमें यूज करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई प्राइवेट एजेंसी जर्मन में बैठ के कोई भी रिपोर्ट निकाल दे और हम उसको लेकर अपने देश की परिस्थिति का एक उसको आईना मान ले। ये बिल्कुल सही नहीं जी सर। चूंकि एक रिपोर्ट आती है उसके बाद में देश में कुछ तबके में बहस भी शुरू हो जाती है। इसके मेथोडोलॉजी को लेकर भी सवाल है, इसके जो सर्वे है या कहा जाए जो सैंपलिंग है उसको लेकर भी सवाल है। आपको लगता है कि बहुत से सवालिया निशान जिनका जिक्र आपने भी किया, विरोधाभास जिसका जिक्र आपने भी किया, आपको लगता है कि इस प्रकार की चीजों को सिरे से खारिज करने की जरूरत है और जो एक तबका देश में बहस शुरू कर देता उससे भी बचने की जरूरत है? मैं इसको ऐसे लेता हूं कि भले ही ये रिपोर्ट चारों इंडिकेटर में इंडिया में इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है, लेकिन मैं इससे कोई, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है इसलिए मैं इसको सही रिपोर्ट नहीं कहूंगा। तो इस रिपोर्ट का पहले तो टाइटल रॉन्ग है, दूसरा उसमें जो मेथोडोलॉजी यूज की गई वो रॉन्ग है, तीसरा उसमें जो आंकड़े लिए गए वो रॉन्ग है, और चौथा जो उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है वो बिल्कुल रॉन्ग है। इसीलिए बहुत से स्कॉलर्स हैं, आप देखोगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, MDPI पे इंडिया की प्रोग्रेस को नापती है। कभी किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या जो रिनोन्ड एक्सपर्ट्स हैं, क्या उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर कभी बताया कि इंडिया में इस तरह की चीजें हो रही हैं? जी मैंने अभी एक पेपर लिखा कि पिछले 20 साल में प्रति व्यक्ति इंडिया में फूड की प्रोडक्शन 50% बढ़ी है। आप अंदाजा लगाइए। तो और हम दुनिया का पिछले साल 40% राइस का एक्सपोर्ट दुनिया को जो हुआ वो अकेले इंडिया से हुआ। तो हम कोई भी एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा यदि बैन लगाते हैं तो सारी दुनिया में हाहाकार जो होती है। तो ये कहना कि जो देश अपने उत्पादन का 8% बाहर भेज रहा हो और वहां आपको ये कहना कि ऐसा है, इवन FAO ने भी एक बार एक उनके आंकड़े ऐसे आगे थे, ये कहा था कि ये एक एनिग्मा है, ये एक रहस्य है, हम जिसे अभी समझ नहीं पा रहे कि हमारे आंकड़े, यदि हम इंडिया की प्रोडक्शन देखें, जो कोविड के टाइम में भी फूड प्रोडक्शन 3% से बढ़ा सकता है, प्रति व्यक्ति फूड प्रोडक्शन प्रति व्यक्ति 2.5% से ग्रो हो रही है। तो कहां जा रहा है वो फूड? बिल्कुल, जो बात सर आप कह रहे हैं उसमें इस बात को भी जोड़ना बड़ा लाजमी है कि तमाम देशों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर भारत के प्रयास हैं वो ज्यादा बेहतरी से हम आगे बढ़ते दिखाई पड़ते हैं बनस्पत अन्य देशों के। निश्चित तौर से इस प्रकार की रिपोर्ट के कोई बहुत मायने नहीं रहते। सर वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रमेश चंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए।